दादी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ। दादी की कहानियाँ। चोर से चतुराई। महल में पिछले कुछ दिनों से चोरी की घटनाएं पेश आ रही थी। खजाने से कोई चोर खजाना चुरा कर ले जाता। अभी तक कोई चोर को पकड़ नहीं पाया था। आप लोग के महल में होते हुए भी कोई चोर चोरी करके खजाना ले जाता है और आप लोग को खबर तक नहीं होती। आप लोग के महल में होने का क्या फायदा जब आप अभी तक चोर को नहीं पकड़ पाए। इस वक्त राजा के सामने राज ज्योतिषी, विशेष मंत्री और सेनापति मौजूद थे। राजा, मैंने अब उस चोर को पकड़ने की एक तरकीब सोच ली है। उस तरकीब पर अमल करके मैं उसे अंजाम तक पहुंचाऊंगा। राजा, मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि चोर पकड़ा जाए। मैं रात को पहरा दिया करूंगा। मैं भी चौकन्ना रहूंगा। मैं महल में आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखूंगा। मुझे इतना विश्वास है कि यह काम महल में रहने वाले किसी व्यक्ति का नहीं है। यह काम बाहर के व्यक्ति का है, और वो कौन है मैं आपको जल्द ही इसका पता बताऊंगा। ठीक है, देख लेते हैं तुम लोग क्या करते हो। राज ज्योतिषी, आप बताइए आपके दिमाग में कौन सा विचार आ रहा है जिस पर काम करके आप चोर को पकड़ सकते हैं। ज्योतिषी ने जब अपना विचार बताया तो राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। अरे, ये तो बहुत बढ़िया विचार है। इससे तो वह चोर पकड़ा जाएगा। आप आज ही ये काम कर दें। ज्योतिषी ने अपना कहा पूरा कर दिखाया था। उसने काम मुकम्मल करके सब लोगों को मना कर दिया कि कोई भी खजाने वाले कमरे में नहीं जाएगा। खजाने के पास सेनापति भी मौजूद था और विशेष मंत्री भी। अब अगर उनकी मौजूदगी में भी कोई खजाने वाले कमरे में दाखिल हो जाता तो वो लाजमी पकड़ा जाता। ज्योतिषी, अगर आज वो चोर आया तो मैं उसे इतनी आसानी से हाथ से जाने नहीं दूंगा। आज तो उसे पकड़ कर ही रहूंगा। पूरा महल खामोशी में डूबा हुआ था। जब राज ज्योतिषी को बाहर से किसी के भागने की आवाज सुनाई दी तो वो अपने कमरे से निकलकर आ गया। अरे, मेरा विचार तो काम कर गया। मैंने आज खजाने वाले कमरे में ये पीला रंग का पानी डालकर गिरा दिया था, ताकि जो भी कमरे में जाकर वापस आएगा उसके कदमों के साथ निशान भी जरूर आएंगे। राज ज्योतिषी पांव के निशान पर चलने लगा। वो निशान देखकर पहले तो चौंक गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा हो नहीं सकता, ये मेरा वहम है। ऐसा सच कैसे हो सकता है? मैं इंसान पर चलकर देखता हूं, ये कहां खत्म होते हैं। मगर ये निशान राजा के कमरे के पास जाकर खत्म हो गए थे। इसका मतलब ये जो मैं समझ रहा हूं वो बिल्कुल सही है, मगर मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे क्या, महल में किसी को भी इस हरकत की उम्मीद नहीं होगी। आज तो वो खजाना लूट कर ले गया, मगर दोबारा वो पकड़ा जाएगा। अब मैं उसका कोई और बंदोबस्त करूंगा। अगले दिन महल में बहुत शोर था। राजा बहुत गुस्से में लग रहा था। तुम तीनों ने कहा था कि चोर को पकड़ लोगे, मगर तुम तीनों में से कोई कामयाब नहीं हुआ। राजा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। इतने लोगों में बात करना मुनासिब नहीं है। और फिर राज ज्योतिषी ने अकेले में राजा को कुछ कहा। पहले तो वो कुछ सोचता रहा, फिर उसने राज ज्योतिषी की बात कर सिर हाँ में हिला दिया। ठीक है, आप जो कहना चाहते हैं वो कह लें, मगर इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे, चाहे वो चोर ही क्यों ना हो। अगले दिन खजाने वाले कमरे में बड़े बड़े मटके रख दिए गए थे। कोई भी इस कमरे के अंदर नहीं जाएगा। अगर कोई गया तो वो राजा उसे सख्त सजा देंगे। 2 दिन तो शांति से गुजर गए और एक दिन रात को महल किसी के चिल्लाने की आवाजों से गूंज उठा। राज ज्योतिषी अपने कमरे में था। आवाज सुनकर वो मुस्कुराने लगा। मेरा विचार कामयाब हो गया, चोर पकड़ा गया। सब लोग भागते हुए जब खजाने वाले कमरे में गए तो वहां एक आदमी था जिसने अपना हाथ पकड़ा हुआ था और वो बहुत चिल्ला रहा था।
जल्दी से उसके हाथ से जहर निकालने का बंदोबस्त करो वरना वो मर जाएगा। चोर पकड़ा गया था। अभी तक उसका चेहरा काले कपड़े से ढका था। कोई पहचान नहीं पाया कि वो कौन है। लेकिन जब राज ज्योतिषी ने उसके चेहरे से नकाब हटाया तो वो सेनापति निकला। ये देख सब दंग रह गए। हाँ महाराज, यह सेनापति ही असल चोर है। मुझे उस दिन ही शक हो गया था सेनापति, आप ही हो। सेनापति, यदि ये सत्य है तो हम आपको कभी इसके लिए माफ नहीं करेंगे। राज ज्योतिष आप बताएं, आखिर आपको कैसे पता कि सेनापति ही चोर है? राजा के साथ साथ विशेष मंत्री और महल के लोगों ने राज ज्योतिषी से पूछा कि उन्हें सेनापति पर कैसे शक हुआ। जब मैंने बताया था कि मैं खजाने वाले कमरे में रंग फेंक दूंगा, जो भी वहां से वापस आएगा उसके कदमों के निशान उसे पहचान लेंगे। उस वक्त आप और सेनापति मौजूद थे। इसका मतलब था कि आप दोनों में से कोई था, क्योंकि पांव के निशान राजा के कमरे के पास जाकर रुक गए थे। यह मुझे भटकाने की साजिश थी, मगर मैं पांव के निशान देखकर चौंक गया। निशान बहुत बड़े बड़े थे। सेनापति के पांव बड़े हैं मगर आपके छोटे। इस तरह मैंने सेनापति को पहचान लिया, फिर उनकी सच्चाई सबके सामने ले आया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा सेनापति कि तुमने हमारे भरोसे को इस तरह तोड़ा। मुझे एक मौका दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। अगर आप पकड़े ना जाते तो यही चीज दोबारा करते। अब आपको आपके किए की सजा जरूर मिलेगी, ऐसी कड़ी सजा जिसे देखने के बाद कोई भी ऐसी गलती दोहराने की हिम्मत ना कर सके। मेरा हुक्म है, इस देशद्रोही सेनापति को फांसी की सजा दी जाए। नहीं नहीं, कृपया करें महाराज, ऐसी सजा न दें। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी तो मेरे बगैर मर ही जाएगी। मुझे माफ कर दें महाराज, मैं लोभ में आ गया था, ऐसी गलती कर बैठा था। महाराज, आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। इजाजत है महाराज। मेरे अनुसार सेनापति को फांसी की नहीं बल्कि आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि फांसी की सजा से सेनापति को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। यह सजा सेनापति के काम उनके परिवार के लिए अधिक बड़ी होगी। वो कैसे? फांसी की सजा से सेनापति को केवल मात्र कुछ पलों का दुख सहना पड़ेगा, परंतु कारावास की सजा में ये आजीवन दुख सहेंगे और अपने किए पर पछतावा करने का इन्हें मौका मिलेगा। आपने सही कहा, सेनापति को आजीवन कारावास की सजा हो, क्योंकि सेनापति अर्थात वो शख्स जो सबकी रक्षा करता है, सेना पर नजर रखता हो, और इन्होंने तो सेनापति होकर चोरों वाला काम कर दिया। परंतु ज्योतिषी, आपकी चतुराई से मैं अत्यधिक प्रभावित हूं। मैं आपको प्रसन्नता से 1000 सोने के सिक्के के साथ सम्मानित करने का ऐलान करता हूं। धन्यवाद, किंतु महाराज इसकी कोई आवश्यकता नहीं। यह तो मेरा कर्तव्य है, मैं इसके लिए कोई मूल्य नहीं ले सकता। ये महाराज अपनी प्रसन्नता से दे रहे हैं। रख लीजिए ज्योतिषी, आप इसके अधिकारी हैं। आखिर आपने चोर के साथ चतुराई जो की है। विशेष मंत्री की ये बात सुन महल में सभी लोग हंसी के ठहाके लगाने लगते हैं और ज्योतिषी की चतुराई से एक बार फिर से महल में सुख शांति छा जाती है। अगर आपको दादी की कहानियाँ चैनल की कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।